So we have already discussed issue of shares at par and at premium. So we are now left with issue of shares at discount, जिसके बारे में कल भी बताया था मैंने आपको कि कंपनीज एक्ट अब प्रोहिबिट करता है कि आप अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बट there are some exceptions which are given under section 54 of the same companies act. इसके अलावा एक टाइप होती है स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करती है वो उनको फेस वैल्यू से कुछ कम पर इशू कर सकती है. तो जो ये कम प्राइस किया हमने, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड प्राइस. ये किस लिए अलाउड है? कौन से शेयर्स पे? स्वेट इक्विटी शेयर्स पे अलाउड है. और अदरवाइज जैसे हमने कहा कि सेक्शन 53 ये कहता है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 54. और जिसमें से पहला क्या है, ये एक्सेप्शन क्या है कि जो डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे हैं वो हम कब कर सकते हैं कि जब कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो. इसके लिए कंपनी की जो मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, उसके अंदर इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. उसके बाद इस रेजोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी, यानी कि मैक्सिमम रेट जो हमारा डिस्काउंट का होगा वो भी मेंशन होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए? Issue of shares at a discount has been sanctioned by company law board. कंपनी लॉ बोर्ड उसको सैंक्शन करे डिस्काउंट को, तब हम इसको इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे. ठीक है. इसके बाद थर्ड इसके अंदर पॉइंट आता है कि हमें और क्या करना है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट टू एक्सीड 10%. ये 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, नॉट टू एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अंडर द कंपनी लॉ बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन व्यू ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ए हायर रेट ऑफ डिस्काउंट में बी अलाउड, कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे तो वो इससे ज्यादा का रेट अलाउ कर सकते हैं. इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका, दैट इज the shares being issued at a discount are of a class which has already been issued. यानी कि न्यू काइंड ऑफ शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिस्काउंट अलाउड नहीं है. ऑलरेडी उस तरह के शेयर्स मार्केट में पहले से होने चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एट द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट not less than 1 year should have passed since the date of company was entitled to commence its business. यानी कि कंपनी को शुरू हुए 1 ईयर से ज्यादा का टाइम हो गया होना चाहिए. ठीक है. और उसके बाद लास्ट पॉइंट है, द शेयर्स आर इश्यूड एट ए डिस्काउंट विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑन विच द इशू इज सैंक्शनड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड. जैसे हमने यहां बात की कि कंपनी लॉ बोर्ड से ये सैंक्शन हो जाना चाहिए. अब जब कंपनी ने सैंक्शन कर दिया, कंपनी लॉ बोर्ड ने, तो उसके 2 months, that is the shares are issued at a discount, not after, actually within 2 months, within 2 months of the date on which the issue is sanctioned or within the time limited permitted by the board. और अगर इसके अलावा इससे ज्यादा उन्होंने परमिशन दी है तो तब हम इसको कर सकते हैं. अगर इनके अलावा ये शर्तें पूरी ना हो तो कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती. और शेयर्स पर जब डिस्काउंट होता है, एंट्रीज के केस में, अलॉटमेंट के केस में हम डिस्काउंट को शो करते हैं. जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम था वो इनकम थी, हम उसको क्रेडिट करते थे. डिस्काउंट है, लॉस है, वो हम डेबिट करेंगे. तो जब एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. मान लीजिए 2 रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए की शेयर कैपिटल थी, तो अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए था? 8 आना चाहिए था. तो जब आएगा तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 8, कि आया कितना? 8. क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर 10 रुपीज अलॉटमेंट के ऊपर ड्यू थे
और 2 रुपए का उस पर डिस्काउंट था, तो अलॉटमेंट पे ड्यू कितने रहे 8, और बैंक में कितने आएंगे अलॉटमेंट के 8 रुपीज आएंगे। गॉट इट? ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉल्स इन एरियर्स, और एक आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स क्या है कि जब हमने तो कॉल मंगवा ली लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं की। और कॉल्स इन एडवांस क्या है कि हमने कॉल मंगवाई नहीं और शेयर होल्डर ने पे कर दी। अब दोनों केसेस बिल्कुल अलग हैं। यहां पर हम कॉल मंगा रहे हैं और शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा, तो शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहा है, वो डिफॉल्टर है यहां पर। अब अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है या डिले कर रहा है पेमेंट में, देन ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट टू द कंपनी। उसे कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहां शेयर होल्डर कंपनी को बिना मांगे पहले ही एडवांस दे रहा है, तो अब कंपनी के ऊपर डेट हो गया, तो कंपनी को डेट के ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहां इंटरेस्ट कंपनी को रिसीव होता है, ये इनकम है, और यहां इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, तो ये कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। ओके। यहां पर इंटरेस्ट का जो रेट है वो रहता है 10%, और कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट का रेट रहता है वो है 12%। क्वेश्चन में देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल इंटरेस्ट का रेट बताया मैंने आपको कि यहां होता है 10 और वहां होता है 12। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर के केस में हम एंट्री कैसे करते हैं। मान लीजिए 50,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10। बाइफर्केशन ले लेते हैं हम 2 + 2 + 3 + 2। ओके। 2 on application, 2 on allotment, 3 on first call and 2 on final call। और फिर हम ले लेते हैं कि 1000 shares are having by Mr. A who failed to pay the both calls। तो कॉल्स इन एरियर्स हो गए, पे नहीं किए उन्होंने। अब हमने क्या करना है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रीज आप कर लेंगे। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 शेयर्स हैं, ₹2 का 1 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन ये भी 1 लाख से हो जाएगी क्योंकि ₹2 का लिया है हमने। और जब रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हमने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने की है हमारी? ₹3 की, तो 1,50,000। अब हमारे पास 1000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने ₹3 पे नहीं किए, यानी कि ₹3000 हमारे पास नहीं आए। अब जब 3000 हमारे पास नहीं आए तो बैंक में कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट 1,47,000 हो गया। टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,47,000। हम सीधा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। 99% केसेस में आप विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ही करेंगे। इफ यू वांट टू ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, देन व्हाट यू हैव टू डू इज बैंक अकाउंट डेबिट 1,47,000, calls in arrears account debit 3,000, and to share first call 1,50,000। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, एंड दैट टू ऑन कॉल्स इन एरियर्स।
और मैंने आपको बताया कि क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स कौन कर रहा है डिफॉल्ट, शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर कंपनी को ये पे करेगा। पे करेगा तो कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब क्रेडिट होती है तो देना किसने है, शेयर होल्डर ने, तो उसको डेटर बना दें, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, वो पे करेगा। और शेयर होल्डर ने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे करना है, शेयर होल्डर को हमने डेटर बना दिया और कॉल्स इन एरियर क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो हमारी इनकम है। जब रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ जाएगा और ये शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर होल्डर अकाउंट। और दोनों एंट्रीज का क्रॉस इंपैक्ट अगर हम देखें कि बुक्स में क्या पड़ रहा है, तो शेयर होल्डर से शेयर होल्डर कैंसिल हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है कंपनी के पास इंटरेस्ट के बिहाफ पर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के बिहाफ पर। सो जब ये रिसीव होगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, और साल के एंड में ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा P&L में ट्रांसफर हो जाता है, तो हम इसको डेबिट करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L की जगह क्या लिखते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। I hope you understood this. So let us talk about calls in advance. Calls in advance क्या है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे हम एरियर्स का, एडवांस का, जिसमें हम इंटरेस्ट की अमाउंट भी निकाल के देखेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं आपको जनरल डिटेल्स बता रही हूँ। कॉल्स इन एडवांस क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए 20,000 शेयर्स हैं, हमने जो इश्यू किए, अगेन 2 + 2 + 3 + 2 ले लेते हैं बाइफर्केशन, आई थिंक एक कम हो गई, 2 + 3 + 3 + 2 हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम ये ले लेते हैं कि एक शेयर होल्डर है ए जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने बोथ कॉल्स पे कर दी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और एक शेयर होल्डर ले लेते हैं बी जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल दे दी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। पहले तो बताइए क्वेश्चन समझ में आया? 20,000 शेयर्स तो वो हैं जो हमने इशू कर रखे थे, और ये हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का बाइफर्केशन है। एक शेयर होल्डर है ए, एक शेयर होल्डर है बी, इसके पास 200 शेयर हैं, इसके पास 100 हैं। इसने दोनों की कॉल मनी 3 और 2 किसके ऊपर, 200 शेयर्स के ऊपर हमें पे कर दी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और इसने जिसके पास 100 शेयर्स थे, इसने 2 रुपीज पे कर दिए इस टाइम पे जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी। ठीक है, तो अब एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री हमारी हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 shares into 2, 40,000. Then share application account debit to share capital 40,000. पहली एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसके बाद हमने अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 रुपीज के अकॉर्डिंगली ड्यू हो गई 60,000 से। अब बैंक में पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप यहां देखिए टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का तो 60,000 आया ही आया, वही हमने यहां लिख दिया। इसके अलावा ए ने 200 शेयर्स के ऊपर 3 और 2 5 रुपए यहीं पर दे दिए, तो इसका मतलब 200 के ऊपर 3 रुपीज कितना हो गया, 600। ये किस चीज के थे, फर्स्ट कॉल के, और 200 के ऊपर 2 रुपीज ये किस चीज के थे, फाइनल कॉल के। यानी कि उसने 1000 रुपीज हमें दे दिए अलॉटमेंट के टाइम पर ही। तो बैंक में 60,000 नहीं आए, बैंक में 61,000 आए। 60,000 थे अलॉटमेंट के, और कॉल्स इन एडवांस के कितने थे,
1000। बात समझ में आई? अब इसके बाद हमने ड्यू करनी है फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू होगी? 20,000 इंटू 3, 60,000 टू शेयर कैपिटल, सॉरी 60,000, ये ड्यू हो गई। अब आप देखिए जब हम इसको रिसीव करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी बैंक में। शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 रुपए ड्यू कर रही है और 60,000 में से 600 तो पहले ही आ चुके, तो वो दोबारा तो देगा नहीं। तो लेस रिसीव्ड फ्रॉम ए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 600, ये तो आएंगे नहीं। तो बचे कितने? 59,400, ये आ जाएंगे। इसके अलावा बी जो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर थे, उसने 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली पेमेंट एडवांस कर दी यहां पर, तो ये 200 रुपए भी तो आएंगे, तो ये ऐड हो जाएंगे। एड रिसीव्ड फ्रॉम बी फाइनल कॉल के, तो कितने हो गए? 59,600। तो इसका मतलब बैंक में कितने आए? बैंक अकाउंट डेबिट 59,600 आ रहे हैं हमारे पास, और इसमें से 2 शेयर फर्स्ट कॉल के कितने आए हैं? अभी मैंने बताया था आपको 59,400, और कॉल्स इन एडवांस कितनी आई हैं? 200। बैंक में कितना आया? 59,600। शेयर फर्स्ट कॉल कितना आया? 59,400। कॉल्स इन एडवांस कितना आया? 200। नेट इंपैक्ट तो है ये, लेकिन क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमने यहां से डेबिट कितने से की है? 60,000, तो हम यहां पर लिखते हैं, मान लीजिए 60,000। तो 60,000 में से कितने नहीं आए? 600 नहीं आए। तो यहां लिखिए आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 600। कॉल्स इन एडवांस यहां पे क्रेडिट हुआ था 1000, तो यहां डेबिट कितने से हो जाएगा? 600 से। और यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल के 59,400 की जगह हम कितने लिखेंगे? 60,000। और फिर से कॉल्स इन एडवांस आया हमारे पास कितना? 200, तो वो हमने यहां पर लिखा। तो आप देखिए 59,600 प्लस 600, इसको ऐड करेंगे तो ये 60,200 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने करना है फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, 2 रुपीज की हमारी फाइनल कॉल है, 40,000 से ड्यू कर दी हमने। अब फाइनल कॉल में से हमारे पास क्या क्या नहीं आने वाला? ना तो ये 200 पे फाइनल कॉल आनी है, ना 100 पे, क्योंकि ये पहले से आ चुकी है। तो 200 इंटू 3, 200 इंटू 2, 400 यहां पर आ चुके थे, और 200 यहां पर आ चुके हैं। तो ये दोनों अब नहीं आएंगे। तो हमारे पास बैंक में पैसा कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 में से 600 माइनस कर दीजिए, 39,500। कॉल्स इन एडवांस कितनी एडजस्ट की हमने? 600 टू शेयर फाइनल कॉल 40,000। अब आप देखिए कॉल्स इन एडवांस में यहां पर कितने थे? 1,000, और यहां कितने थे? 200। 1200 क्रेडिट हो रहे हैं और 1200 ही डेबिट हो रहे हैं। 600 ये रहे और 600 ये रहे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट की एंट्रीज हम आगे करेंगे, अभी के लिए इतना ही।